शुरुआत कर रहे हैं हम लोग कक्षा 12वीं के बायोलॉजी के मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर के लेक्चर नंबर 2 का, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल के बारे में, जिसको हम लोग वाटसन एंड क्रिक का मॉडल भी बोलते हैं। क्लियर है ना। इससे पहले जो क्लास हुआ था ना, ठीक है, जिसमें हम लोग लेक्चर नंबर 1 में 3 पार्ट में अध्ययन किए थे और उसमें मेनली देखे थे कि डीएनए जो रहता है वो किन चीज़ों से मिलकर बना रहता है। और हम लोगों ने डीएनए के बारे में क्या बात किया था, ध्यान दो। डीएनए के बारे में क्या बात किया था कि डीएनए जो होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड का क्या होता है, दोहरा चेन होता है। क्या होता है, दोहरा चेन होता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड किससे बना रहता है, न्यूक्लियोटाइड से। किससे बना रहता है, न्यूक्लियोटाइड से। एक बार 5 मिनट रिवाइज करते हैं, ठीक है ना, फिर उसके बाद शुरू करेंगे। ध्यान देना इधर, ठीक, ध्यान दो। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होता है बोले थे, ध्यान दो। डीएनए है, ठीक है, ये जो रहता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड का, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का क्या होता है, दोहरा चेन होता है। क्या होता है, दोहरा चेन होता है। इसके बारे में बात किया था। पॉलीन्यूक्लियोटाइड किससे बना रहता है बोले हुए, न्यूक्लियोटाइड से। किससे बना रहता है, न्यूक्लियोटाइड से। और न्यूक्लियोटाइड किससे बना रहता है, न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फेट से। न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फेट आयन से, PO4 3 माइनस। इसी के कारण डीएनए में कौन सा चार्ज रहता है, माइनस चार्ज रहता है। कौन सा चार्ज रहता है आपका, माइनस चार्ज। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अच्छा, उसके बाद देखो न्यूक्लियोसाइड दो चीज से मिलकर के बना है। एक तो शुगर, कौन सा शुगर रहता है, डीऑक्सीराइबोज शुगर। डीऑक्सीराइबोज शुगर, इसके बारे में पढ़े थे। डीऑक्सीराइबोज शुगर का याद करो, ठीक है। पेंटोज शुगर होता है, याद करो, 5 कार्बन वाला रहता है। क्या रहता है, 5 कार्बन। अच्छा, इसको मोडिफाइड शुगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोडिफाइड शुगर। लिख ले रहा हूँ, क्यों मोडिफाइड शुगर बोलते हैं। राइबोज शुगर में मोडिफिकेशन किए रहते हैं। दूसरा पोजीशन से क्या हटाए थे, ऑक्सीजन। किसको हटाए थे, ऑक्सीजन। तो इस कारण इसको मोडिफाइड शुगर भी बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है। किस टाइप का शुगर है, एल्डोज शुगर है। एल्डिहाइड ग्रुप रहता है। कौन सा ग्रुप रहता है, एल्डिहाइड। यहाँ तक क्लियर हो गया था। उसके बाद हम लोगों ने बात किया था किसका, आपका ध्यान दो, नाइट्रोजनी क्षारक का। किसका, नाइट्रोजनी क्षारक का। नाइट्रोजनी क्षारक ध्यान देना कितने प्रकार का होता है बोला था, 2 प्रकार का। एक होता है प्यूरिन और एक होता है क्या आपका, पायरिमिडिन। प्यूरिन और एक पायरिमिडिन। यहाँ तक क्लियर है। प्यूरिन जो रहता है, ध्यान से समझना, प्यूरिन जो रहता है डबल रिंग स्ट्रक्चर रहता है और ये कैसा रहता है, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर रहता है। क्लियर है कि नहीं। अच्छा, प्यूरिन जो रहता है मेनली कितने टाइप का है, 2 टाइप का। एक है एडेनिन और एक है क्या आपका, ग्वानिन। एडेनिन का नाम क्या है, ध्यान दो, क्या नाम था, 6 अमीनो प्यूरिन। 6 अमीनो प्यूरिन, याद आया। और जो ग्वानिन था, ध्यान दो, ग्वानिन था उसको हम लोग क्या बोलते थे, 2 अमीनो 6 ऑक्सो। 2 अमीनो 6 ऑक्सो प्यूरिन, याद आ गया होगा, 2 अमीनो 6 ऑक्सो प्यूरिन। अच्छा, उसके बाद पायरिमिडिन कौन कौन सा पढ़ना है, साइटोसिन और थायमिन। साइटोसिन जो रहता है इसका एक नाम है, ध्यान दो, इसका नाम है 4 एमिनो यूरेसिल। क्या था, 4 अमीनो यूरेसिल। और इसको क्या बोलते हैं, 5 मेथिल यूरेसिल। 5 मेथिल यूरेसिल, याद आ गया होगा। यहाँ तक याद हो गया। अच्छा, जब एडेनिन और शुगर जुड़ जाए, डीऑक्सीराइबोज शुगर, एडेनिन और डीऑक्सीराइबोज शुगर, एडिनोसिन। क्या बोलते हैं, एडिनोसिन। ग्वानिन और शुगर जुड़ जाए तो ग्वानोसिन। क्या बोलते हैं, ग्वानोसिन। साइटोसिन और शुगर जुड़े तो साइटिडिन। क्या बोलते हैं, साइटिडिन। और थाइमिन और शुगर जुड़ जाए तो थाइमिडिन। क्या बोलते हैं, थाइमिडिन। थाइमोसिन नहीं बोल देना, थाइमिडिन। क्या, थाइमिडिन। ये न्यूक्लियोसाइड का नाम हो गया था। फिर उसके साथ फास्फेट जोड़ते थे, कैसा फास्फेट, ट्राईफास्फेट। क्या जोड़ते थे, ट्राईफास्फेट। याद आ गया है, ठीक है। अच्छा, याद करो, मान लो ये शुगर है, शुगर के साथ मान लो ये क्या जुड़ा है, हमारा नाइट्रोजनी क्षारक जुड़ा है। तो यहाँ पास जो बॉन्ड रहता था उसको कौन सा बॉन्ड बोलते थे, बताओ, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। क्या बोलते थे, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। याद आया, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। उसके बाद एक फास्फेट, दूसरा फास्फेट, तीसरा फास्फेट। ये वाला पहला वाला जो बॉन्ड बनता था उसको क्या बोलते थे, फास्फोएस्टर बॉन्ड। क्या बोलते थे, फास्फोएस्टर बॉन्ड। और ये वाले को एनहाइड्राइड बॉन्ड। क्या बोलते थे, एनहाइड्राइड बॉन्ड। याद आया कि नहीं, ठीक है। ऐसे नीचे में एक और है, याद आया, ऐसा है, तो ये इसको अलग कर देते थे, फिर ये वाला जुड़ता था तो फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। क्या बन जाता था, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। याद आ गया होगा। एक श्रृंखला रहता था 3 प्राइम से 5 प्राइम, तो दूसरा कैसे रहेगा, 5 प्राइम से 3 प्राइम, या डेज बोल देते हैं। यहाँ तक क्लियर है ना, समझ आया। यहाँ पास ये 5 डेज 3 डेज क्या है, कार्बन का स्थिति है। कार्बन का क्या है, स्थिति, पूरा बता चुके हैं कैसे कैसे होता था। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, ठीक है। तो ये पिछला क्लास का हम लोग क्या कर लिए, थोड़ा सा रिविजन। यहाँ तक क्लियर।
अब ध्यान दो, हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। असल में हुआ क्या था, ध्यान से सुनो। अब एकदम बेसिक से चलते हैं, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वाला कहानी क्या चला था। देखो 1869 में ना, 1869 में फ्रेडरिक मिस्चर जो था, पस सेल से किसका खोज किया था बोला था मैं, न्यूक्लिन का। किसका खोज कर लिया था, न्यूक्लिन का। लेकिन ना इससे डीएनए को अलग नहीं किया था, डीएनए को अलग नहीं किया था, याद है, क्लियर है कि नहीं। वो बस न्यूक्लिन बोला था, एक अम्ल होता है, क्या होता है, अम्ल, और इसी का नाम क्या रख दिया था, न्यूक्लिक एसिड बोला था। क्या बोला था, न्यूक्लिक एसिड। अच्छा याद करो, इसी टाइम में, ठीक है, इसी टाइम में कौन काम कर रहा था, मेंडल। 1865 में उसका पत्रिका प्रकाशित हुआ था, यानी कि वो 7 साल तक प्रयोग किया था, 1863 तक प्रयोग किया था, याद है, ठीक है। 56 से लेकर के 63 रही, 1856 से लेकर के कितना, 1863 तक मेंडल का प्रयोग मटर के पौधे पर 7 वर्ष तक किया था। उसका प्रकाशन कब किया था, 1865 में। लेकिन प्रसिद्धि नहीं मिला था, किसके नाम से नहीं मिला था, डार्विन के नाम से। किसके नाम से, डार्विन, बता दिया था, ठीक है। फिर इसको 1900 में मिला है प्रसिद्धि, ठीक है। वो वैज्ञानिक लोग आए थे, ठीक है ना, 3 ठोक वैज्ञानिक थे ना, ह्यूगो डी व्रीज वगैरह, ठीक है, सॉरी ह्यूगो डी व्रीज बोल रहा हूँ, क्या नाम था जी, इरविन वान शेरमार्क, ठीक है ना, ह्यूगो डी व्रीज और कार्ल कोरेंस। तीन वैज्ञानिक थे, तीनों ने डिस्कवरी किया था, ठीक है ना। तो ये उस टाइम का कहानी, ये मेंडल का अलग चल रहा है ना, ठीक है, ये इधर टाइमलाइन अलग चल रहा है। अभी जो हम लोग कल का जो पढ़े थे क्लास, ठीक है ना, पहला जो क्लास हुआ था, उसमें जो भी हम लोग पढ़े थे, उसमें हम लोग अभी के डेट में डीएनए कैसे रहता है उसको देखे, समझ आ रहा है कि नहीं। लेकिन उस टाइम के वैज्ञानिक कैसे खोजे थे, समझ आ रहा है कि नहीं, उसको अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। हम लोग वर्तमान में क्या है इसको जान डाले हैं, अब इसका खोज कैसे हुआ था, अब इसी को पॉइंट बना करके लिखेंगे, कैसे वैज्ञानिकों ने खोज किया था। क्लियर है, आया कि नहीं समझ में, क्या बताना चाह रहा हूँ। ये किसका कहानी है, मेंडल का। चलो छोड़ो मेंडल का कहानी। अब ये इस सन में ऐसा हो गया था, असल में ये पहला प्रयोग हो गया, किसने किया है ये पहला प्रयोग, फ्रेडरिक मिस्चर ने। किसका खोज किया, न्यूक्लिन का। किसका, न्यूक्लिन का, पस सेल से। और न्यूक्लिन को ही क्या बोल दिया, न्यूक्लिक एसिड। क्या बोल दिया, न्यूक्लिक एसिड। कितना टाइप का होता है न्यूक्लिक एसिड, 2 टाइप का, एक डीएनए होता है और एक आरएनए, बस ये बोला। उसके बाद ना और वैज्ञानिक आए 2, फ्रैंकलिन और विल्कन्स, फ्रैंकलिन व विलिकन्स, फ्रैंकलिन व विलिकन्स, ध्यान दो। दूसरा वैज्ञानिक है ना, ये पहला वैज्ञानिक ये हो गया, दूसरा फ्रैंकलिन व विलिकन्स, इधर ध्यान दो, नोट से बाद में पढ़ना, ठीक है। फ्रैंकलिन व विलिकन्स, 2 वैज्ञानिक है, ठीक है ना। इसने कौन सा प्रयोग किया है, एक्सरे विवर्तन प्रयोग, एक्सरे विवर्तन प्रयोग, ठीक है ना। और उससे डीएनए का 3D इमेज निकाला, डीएनए का क्या लिया, 3D इमेज निकाला। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, मतलब ये डीएनए था, ठीक है ना, और इसके ऊपर क्या किया, प्रत्यारोपित किसको किया, एक्सरे किरणों को। क्लियर ना। और इससे क्या प्राप्त कर लिया, इमेज प्राप्त किया। क्या प्राप्त किया, इमेज। किसने प्राप्त किया था, फ्रैंकलिन व विलिकन्स ने। 2 वैज्ञानिक हो गए, कौन है, पहला फ्रेडरिक मिस्चर, दूसरा कौन वैज्ञानिक, फ्रैंकलिन व विलिकन्स। कौन सा प्रयोग किया, एक्सरे विवर्तन प्रयोग, नाम बस याद रखना, नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक्सरे विवर्तन प्रयोग किसने किया, फ्रैंकलिन व विलिकन्स ने। क्या प्राप्त किया था, डीएनए का पहला 3D इमेज, डीएनए का पहला 3D इमेज। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अच्छा, उसी टाइम में एक और वैज्ञानिक काम कर रहा था, चारगाफ। कौन सा वैज्ञानिक काम कर रहा था, चारगाफ। और चारगाफ क्या बताया, ध्यान से समझो, अलग अलग जानवरों का डीएनए लेता था वो, कभी बैक्टीरिया का डीएनए निकाला, कभी मनुष्य का, कभी प्लांट का। और उसमें वो क्या देख रहा था कि सदैव प्यूरिन का मात्रा पिरिमिडिन की मात्रा के क्या होता है, बराबर होता है। कोई भी डीएनए लूंगा उसमें जो प्यूरिन का मात्रा रहेगा वो किसके बराबर होता है, पिरिमिडिन के। किसके बराबर होता है, पिरिमिडिन के। कौन बोल रहा है, चारगाफ। प्यूरिन का मात्रा बराबर किसके होता है, पिरिमिडिन के, पिरिमिडिन के। किसने बोला है इसको, चारगाफ ने। यहाँ तक क्लियर है। अब प्यूरिन, ध्यान दो, प्यूरिन में कौन कौन सा आता है, एडेनिन आता है और ग्वानिन आता है। और ध्यान दो, पिरिमिडिन में कौन कौन सा आता है, साइटोसिन और थाइमिन आता है। तो A + G = C + T, मतलब A + G, ये नीचे आ जाएगा तो C + T, 1, क्या आएगा, 1। ये पहला हो गया, ये याद रखना ना, ये अलग चीज़ है, ये चारगाफ के नियम से है, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, ये चारगाफ के नियम का पहला ये वाला याद रखना, ये फॉर्मूला A + G = C + T, तो इधर आ जाएगा तो C + T = 1, ये अलग है। अच्छा ध्यान दो, एक ठोक और पढ़ाऊंगा मैं,
a प्लस टी सी प्लस जी इज नॉट इक्वल टू 1। इसको बेस रेशियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बेस रेशियो, क्षार अनुपात। ये अलग चीज है ना, ये चारगाफ का नियम नहीं है ना, ये चारगाफ का नियम नहीं है, ठीक है। तुम लोगों को देगा निम्न में से चारगाफ का नियम कौन सा है पहचानिए करके, तो ये है कि ये है, तो फट से ना तुम लोग दिमाग में छापना ये वाला है करके। मान लो ऐसे दे दिया रहेगा a प्लस टी इज इक्वल टू सी प्लस जी एक करके, तो हमारे दिमाग में ऐसा वाला ही है, ऐसा चलेगा, फट से मार देंगे हम लोग, गलत हो जाएगा ना। क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक समझ आएगा नहीं? अच्छा, चारगाफ का नियम में प्यूरिन का मात्रक किसके बराबर होता है? पिरिडिन के मात्रक बराबर बोला है, सिद्ध कर दिया। एक चीज और जानना, एडेनिन का मात्रा बराबर होगा किसके मात्रा के? थायमिन के, थायमिन का मात्रा का। क्लियर है? मतलब A अपॉन टी इज इक्वल टू ऑलवेज क्या आएगा? 1। क्या आएगा? 1। यहाँ तक क्लियर है? A का मात्रा A और ये T का मात्रा, A बराबर T था तो बटे में आया तो 1 आ गया। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, और C का मात्रा बराबर होगा किसके? साइटोसिन का मात्रा किसके बराबर होगा? ग्वानिन के मात्रा के। किसके? ग्वानिन की मात्रा। मतलब C अपॉन जी इज इक्वल टू क्या आएगा? 1। क्या आएगा? 1। समझ आ रहा है कि नहीं? क्लियर है? अब इन दोनों को एक साथ लिख दो, A अपॉन टी इज इक्वल टू सी अपॉन जी। आया कि नहीं? A अपॉन टी इज इक्वल टू सी अपॉन जी, ये एक है, ये भी एक है। समझ आ रही है? तो ये बराबर होता है। तो ऐसा टाइप से बताया किसने? चारगाफ ने। चारगाफ का नियम एक बार और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है ना। पहले तो चारगाफ क्या बोला था कि प्यूरिन का मात्रा सदैव किसके बराबर होता है? पिरिमिडिन के। एडेनिन सदैव थायमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ता है। साइटोसिन सदैव किसके साथ जुड़ता है? ग्वानिन के साथ। जितना एडेनिन का मात्रा होगा उतना थायमिन का, जितना साइटोसिन का मात्रा होगा उतना ग्वानिन का। यहाँ तक क्लियर है? यदि 30% एडेनिन है तो 30% उसमें क्या होगा? क्या होगा? अरे एडेनिन है तो क्या होगा? थायमिन होगा। क्या होगा? थायमिन। जैसे 100% है कोई पदार्थ, देखो 100% है पूरा नाइट्रोजनी क्षारक, उसमें 30% क्या है बोल रहा हूँ मैं? एडेनिन है। तो बाकी का परसेंटेज बताओ करके, ठीक है। तो कैसे निकालोगे? यदि 30% एडेनिन है तो एडेनिन बराबर किसके होता है? थायमिन के। तो 30 30 60 तो ऐसे ही हो गया, तो 100 माइनस क्या कर दिए? 60, तो कितना आ गया? 40। अभी किसका किसका होगा? साइटोसिन और ग्वानिन। साइटोसिन का मात्रा बराबर ग्वानिन का, तो बटे क्या कर दोगे? 2, तो 20% साइटोसिन होगा, 20% क्या होगा? ग्वानिन। निकल गया मात्रा। समझ आ रहा है कि नहीं? ऐसा क्वेश्चन आता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ठीक है। तो कितने लोगों का प्रयोग देखा? 3 लोगों का प्रयोग, ठीक है। सबसे पहला प्रयोग किसका था? फ्रेडरिक मिक्सचर का, उसने बताया न्यूक्लिन करके, ठीक है। फ्रैंकलिन और विलिकन्स का प्रयोग था एक्सरे विवर्तन, उसने 3D इमेज दिया। और चारगाफ ने अपना रूल दे दिया था क्या? प्यूरिन का मात्रा बराबर होता है किसके? पिरिमिडिन के मात्रा के। इन तीनों के, ध्यान देना, इन तीनों के एक्सपेरिमेंट का, ठीक है, अध्ययन किया। और अध्ययन करके, ठीक है ना, सन 1953 में, सन 1953 में, ठीक है, वॉटसन और क्रिक नामक 2 वैज्ञानिकों ने अपना एक मॉडल दिया, ठीक है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। क्या बोलते हैं? डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। तो हेडिंग डालो डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। क्लियर ना? जिसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं? वॉटसन एंड क्रिक मॉडल। क्या नाम से जानते हैं? वॉटसन एंड क्रिक का मॉडल, वॉटसन एंड क्रिक मॉडल। कौन से नाम से जानते हैं? वॉटसन एंड क्रिक मॉडल। दिमाग में छाप के रखना, ठीक है ना। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल कितने वैज्ञानिकों से प्रभावित है? ये 3। पहला कौन है? फ्रेडरिक मिक्सचर, न्यूक्लिन वाला एक्सपेरिमेंट। दूसरा कौन सा वैज्ञानिक है? चलो बताओ। फ्रैंकलिन एंड विलिकन्स, विलिकन्स। और तीसरा कौन सा वैज्ञानिक है आपका? बोला हूं मैं, चारगाफ। इन तीनों के नियम के आधार पर, ठीक है ना, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल आया है। किसने दिया है? वॉटसन और क्रिक ने। कौन से सन में दिया है? सन 1953। बोलना नहीं, कौन सा सन? 1953। समझ आ रहा है? अब सोचो 1869 में डिस्कवरी हो चुका था और स्ट्रक्चर उस कंपाउंड का कब मिला? 1953 में। इतना लंबा चौड़ा गैप है, ठीक है। गिन लो, इधर 3 और ये 4, 84 साल का गैप। कितने साल का गैप? 84 साल। कोई पदार्थ खोजा गया लेकिन स्ट्रक्चर ज्ञात करने में कितना साल लग गया? 84 साल। और जैसे इसका स्ट्रक्चर देखे ना, उसके बाद तो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स एकदम धुआंधार बढ़ने लग गया। क्लियर है नहीं? स्ट्रक्चर बस जानना जरूरी था। स्ट्रक्चर जाने, देखो आज के डेट में बहुत सारा चीज बन रहा है, पूरा का पूरा बायोटेक्नोलॉजी इसी के ऊपर आधारित है। और इतना ज्यादा उसका हम लोग क्या ले रहे हैं? लाभ। मतलब सबसे बड़ा क्रांतिकारी कदम था क्या? वॉटसन एंड क्रिक का मॉडल का आना।
यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? अच्छा, वॉटसन एंड क्रिक ने जो मॉडल दिया था, ध्यान देना, इसने लेफ्ट हैंडेड डीएनए के बारे में बताया था, दिमाग में छापो, सॉरी राइट हैंडेड डीएनए के बारे में बताया था। किसके बारे में बताया था? राइट हैंडेड डीएनए, भूलना नहीं, राइट हैंडेड डीएनए के बारे में बताया था। किसके बारे में बताया था? राइट हैंडेड डीएनए। जिस राइट हैंडेड डीएनए भी बहुत सारा हो रहता है ना, ABCD, उसमें से मेनली बी डीएनए के बारे में बताया है। किसके बारे में बताया है? बी डीएनए, बताऊंगा तुम लोगों को किसके बारे में बताया है, बी डीएनए के बारे में, इतना याद रखना, ठीक है। वॉटसन ने क्रिक ने कितने वैज्ञानिकों से प्रभावित हुए थे? 3, तीनों के कार्य के आधार पर अपना मॉडल दिया, ठीक है ना। और राइट हैंडेड डीएनए के बारे में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बी डीएनए, जिसमें का एक उदाहरण है कि आपका बी डीएनए, बहुत सारा रहता है, 4 प्रकार का होता है, ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए, और उसके बाद एक आता है जेड डीएनए, क्लियर है ना। तो उसमें जो बी डीएनए है उसी का हम लोग पूरा अध्ययन करते हैं, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? अच्छा, वॉटसन एंड क्रिक का जो मॉडल था, ध्यान से समझना, वॉटसन एंड क्रिक का जो मॉडल था, ठीक है, उसका सबसे मेन आईएमपी पॉइंट क्या था? जैसे कि मैं कुछ चीज तुमको पढ़ा रहा हूँ और बोलूंगा आज सबसे ज्यादा एमपी चीज क्या पढ़ाया, ऐसा करके, तो तुम लोग फट से क्या बोलोगे? डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। तो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल का बहुत सारा पॉइंट है, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या था? तो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जिसको बोला जाता है डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल का हॉलमार्क, क्या बोला जाता है? हॉलमार्क, ठीक है ना, वो है कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग का मीनिंग क्या है? ध्यान दो, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, पूरक क्षार संयोजन, हिंदी में क्या बोलते हैं? पूरक क्षार संयोजन। सबसे मेन पॉइंट पूरक क्षार संयोजन, ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग का मीनिंग क्या है? देखो, एडेनिन सदैव किसके साथ जुड़ेगा? थायमिन के साथ। साइटोसिन हमेशा किसके साथ जुड़ेगा? ग्वानिन के साथ, और 3 हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा, और ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा। क्लियर है कि नहीं? ये सबसे जरूरी चीज है। जैसे कि देखो, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है ऐसे, ठीक है ना। तो यदि यहाँ पास एडेनिन है, थायमिन है, फिर साइटोसिन है, फिर क्या है? ग्वानिन है, तो एडेनिन के सामने सदैव क्या लगेगा? थायमिन लगेगा। थायमिन के सदैव सामने एडेनिन लगेगा। साइटोसिन के सामने सदैव ग्वानिन, और ग्वानिन के सदैव सामने क्या लगेगा? साइटोसिन। क्या लगेगा? साइटोसिन। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ठीक है। और इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड रहेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड रहेगा? हाइड्रोजन, ठीक है। एडेनिन थायमिन के बीच 2, साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में 3, ऐसा करके। तो ध्यान से समझना, ये जब मॉडल खोजा गया ना, तो उसका सबसे मेन पॉइंट यही था कि ये जो नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं वो क्या दिखाते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। क्या दिखाते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक समझ आया? ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा ध्यान देना, ये सबसे ज़्यादा एमपी पॉइंट था। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ठीक, आगे बढ़ जाऊँ क्या मैं? आगे बढ़े, नेक्स्ट देखें। अब डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल का एक एक करके सब पॉइंट हम लोग क्या करते हैं? शुरुआत करते हैं। क्लियर है? ठीक है। उसके बाद कुछ कुछ आईएमपी डाटा बताऊंगा तुम लोग को, उसको देख लेना। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ध्यान दो, हम लोग डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल बना रहे हैं। मैं एक ठोक पहले तो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल का डायग्राम बना देता हूँ, ठीक है, और उसी के आधार पर हम लोग पूरा अध्ययन करेंगे। क्लियर है ना? कैसे बनाना है डबल हेलिक्स मॉडल, ध्यान देते रहना, ठीक है। ये डीएनए बना रहा हूँ ना मैं, ऐसा एक हेलिकल टर्न करना है, ठीक है, और इसको ऐसे मैं जानबूझ करके ऐसे डबल कर रहा हूँ ना, ये एक है और ये वाला फिर आपका दूसरा, ठीक। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ठीक है। एक मेन एक्सिस है, इस एक्सिस का राउंड करना, ऐसा समझना कि जो सीढ़ी रहता है ना, लोहे का मेन खंभा रहता है, उसके चारों ओर ऐसे घूमा रहता है। 2 ठोक है, दोनों के दोनों ऐसे एक साथ ऐसे घूम रहे हैं ना, तो ऐसा क्रॉस किया है ऐसा कभी मत सोचना, वो ऐसे घूमा है, घूमता है तो एक के पीछे एक दूसरा दिखेगा ना, समझ आ रहा है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? ऐसा क्रॉस नहीं किया है वो जी, रस्सी वगैरह है क्या? कुछ नहीं है क्या? जैसे ये देखो, ये 2 ठोक है, ये देख 2 ठोक, ये देख ध्यान दो, ये देख 2 ठोक है, तो ऐसे ये क्या किया है? ऐसे राउंडेड है। क्लियर है? अब जैसे टर्न मारेगा, समझ आ रहा है ना? टर्न मारेगा तो एक के पीछे एक हो जाएगा ना, तो क्रॉस टाइप का दिखेगा जरूर, लेकिन वैसा है क्या? नहीं। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक क्लियर है। अब उसके बाद देखो क्या क्या चीज़ तुमको एकदम अच्छे से याद रखना है, ठीक। तुम लोग क्या गलती करोगे और क्या गलती को नहीं दोहराना है, इसके बारे में मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, ध्यान दो। यहाँ पास ये जो बना रहा हूँ ना मैं, ये सब क्या रहेगा? शुगर है। क्या है? शुगर, ठीक है ना। एक मिनट, हाँ, ये देखो शुगर बना रहा हूँ एक, ठीक है, मैं 5 ही दिखा रहा हूँ बस, 2 3
ठीक है ना, 3 हो गया, 4 और ये एक और कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा आपका 5। कितना हो गया 5, 5 तो बता दिया, ठीक है। टोटल होता 10 है लेकिन मैं दिखा रहा हूँ कितना 5। एक हेलिकल टर्न बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, एक हेलिकल टर्न। 36 डिग्री सेंटीग्रेड में घुमा रहता है, कितना डिग्री सेंटीग्रेड 36, क्लियर ना। लेकिन इसमें कितना रहता है 10, लेकिन मैं कितना बता रहा हूँ तुम लोग को अभी 5 बता रहा हूँ, कितना 5, ध्यान से समझना, ये ऐसा है। थोड़ा दूरी ज़्यादा हो गया है, ठीक है, लेकिन समझ जाना तुम लोग। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, ठीक है, देखो ध्यान से समझना, ठीक है। ये सब क्या है, शुगर है, क्या है, शुगर। शुगर को लिख देता हूँ मैं एस से, किससे शो करते हैं, एस 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 एस, और ये एस कौन सा शुगर है, डीऑक्सीराइबोज शुगर। कौन सा शुगर है, डीऑक्सीराइबोज शुगर। समझ आ रहा है कि नहीं, डीऑक्सीराइबोज शुगर है जी, ठीक। ये देखो ये एस, ये एस, ठीक है, ये एस है, शुगर है ना, ये भी एस, ऐसे कर दिया, क्लियर है। सबके सब ये क्या है, शुगर है, यहाँ तक समझ आया। अच्छा, इसके बाद दोनों शुगर को किसके, यहाँ पास कौन सा बॉन्ड रहता है, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ये कौन सा है, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। यहाँ तक क्लियर है। मैं ऐसे करता हूँ, इसको मिटा ही देता हूँ, ठीक, ध्यान दो, ये ध्यान दो, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ये भी फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ये भी फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, यहाँ पास भी क्या आता है, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। यहाँ तक क्लियर है। इसमें भी वही होगा क्या कहानी, ठीक है, ये ध्यान दो, ये फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ये भी क्या है आपका फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। हर जगह में क्या है आपका शुगर है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, ये जो शुगर है, ये देखो शुगर, ठीक। शुगर किसके साथ जुड़ा रहता है बोलो मैं तुम लोग को, नाइट्रोजनी क्षारक। किसके साथ जुड़ा रहता है, नाइट्रोजनी क्षारक। जैसे कि एडेनिन है, क्या है ये, एडेनिन। यहाँ पास मान लो साइटोसिन है, यहाँ पास समझ लो कि थाइमिन है, यहाँ पास समझ लो कि ग्वानिन है, फिर यहाँ पास ऐसे समझ लो कि एडेनिन है। समझ आ रहा है कि नहीं। ये 8 ठोक हो गया, ये एक न्यूक्लियोटाइड बन गया है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, देख ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड, तीसरा न्यूक्लियोटाइड, चौथा, पांचवा, ऐसा। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड बना, और पॉलीन्यूक्लियोटाइड का एक चेन है, क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का एक चेन। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, ठीक है। अच्छा, इसके जस्ट सामने में फिर एक ऐसा रहेगा, लेकिन देखो एडेनिन के साथ हमेशा कौन जुड़ता है बोलो मैं, थाइमिन। तो यहाँ पास क्या जोड़ूंगा मैं, थाइमिन रखूंगा, क्या रखूंगा, थाइमिन। साइटोसिन के साथ कौन जुड़ता है, ग्वानिन, तो यहाँ पास क्या रहेगा, ग्वानिन रहेगा। यहाँ पास थाइमिन के साथ कौन जुड़ेगा, एडेनिन। ग्वानिन के साथ कौन जुड़ेगा, साइटोसिन। और एडेनिन के सामने फिर से कौन जुड़ेगा, थाइमिन। क्लियर है कि नहीं, समझ आ रहा है। ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड का चेन है। अच्छा, ध्यान देना इधर कि ये एक रहता है 5 प्राइम से लेकर किधर रहता है आपका, नीचे वाला क्या रहेगा, 3 प्राइम। ये देखो, ये 5 प्राइम से क्या रहेगा, 3 प्राइम। ध्यान देना, 5 प्राइम से क्या रहेगा, 3 प्राइम। और ये वाला क्या रहेगा, 3 प्राइम रहेगा। इसके जस्ट सामने वाला क्या रहेगा, 5 प्राइम। क्या रहेगा, 5 प्राइम। समझ आ रहा है कि नहीं, क्लियर है। अच्छा, इसके बाद ध्यान देना, इन दोनों के बीच में, दोनों न्यूक्लियोटाइड चेन को आपस में जोड़ने का कौन काम कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन जोड़ता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पास 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पास 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पास फिर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पास 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, और यहाँ पास फिर से 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अच्छा, सब बॉन्ड का हम लोग चलो एक बार नाम लिख लेते हैं, कौन से बॉन्ड को क्या बोलते हैं। यहाँ पास ये वाला जो बॉन्ड है इसको बोलते हैं फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, बताए थे कल, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, उसके बाद ध्यान देना, ये वाला बॉन्ड को देखो, इस वाले बॉन्ड को बोलते हैं हम लोग क्या, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और ये जो बीच वाला बॉन्ड है इसको हम लोग कौन सा बॉन्ड बोल रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बोल रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। किसी कोई दिक्कत इतने में, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ध्यान देना, ठीक है इसका हम लोग देख लेते हैं क्या, लंबाई, ठीक है ना। ध्यान समझने का कोशिश करो, ये कितना लंबाई रहता है, यानी चौड़ाई कितना रहता है, सॉरी चौड़ाई रहता है इसका कितना, 20 एंगस्ट्रॉम। कितना रहता है, 20 एंगस्ट्रॉम। या नैनोमीटर में देखेंगे तो इसको 2 नैनोमीटर बोलेंगे। कितना बोलेंगे, 2 नैनोमीटर। क्लियर है ना। चौड़ाई कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉम या 2 नैनोमीटर। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अच्छा, इसके बाद ध्यान देना, इसको देखो, ठीक है, एक हेलिकल टर्न का लंबाई, ठीक है ना, एक हेलिकल टर्न का लंबाई, यानी कि ये इतना का, ये इतना लंबाई जो है वो कितना होता है, इतने का जो लंबाई होता है कितना होता है, 34 एंगस्ट्रॉम। कितना होता है,
34 एंगस्ट्रॉम। यदि नैनोमीटर में देखूं तो क्या बोलूंगा मैं इसको, 3.4 नैनोमीटर। कंफ्यूज हो जाओगे, इस कारण दोनों लिख रहा हूं मैं। क्लियर है? और कितना बेस पेयर रहता है इतने में, 10 बेस पेयर। 10 बेस पेयर, पेयर मतलब जोड़ा, ठीक है ना। तो ये एक बेस पेयर, ये दोनों को जोड़कर जोड़ा बोल रहा हूँ ना। ये 2 बेस पेयर, 3 बेस पेयर, 4 बेस पेयर, 5, ऐसे कितना रहेगा, 10 बेस पेयर एक हेलिकल टर्न में। क्लियर है? 10 बेस पेयर है तो ठीक है, 2 बेस पेयर के बीच की दूरी कितने होंगे, ये बीच की दूरी, ठीक है, 34 बट्टे क्या कर दोगे, 2 करोगे, सॉरी 10 करोगे, 34 बट्टे क्या कर दोगे 10, तो कितना एंगस्ट्रॉम आएगा, 3.4 एंगस्ट्रॉम। यानी कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी जी, समझ आ रहा है, ये वाला दूरी। क्लियर है? ये इतू सा दूरी, ठीक है। ऐसा 2 ठो बेस पेयर के बीच का दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम। अच्छा, नैनोमीटर में मापूंगा तो 0.34 नैनोमीटर, 0.34 नैनोमीटर। आया कि नहीं समझ में तक? अच्छा, ये जो टर्न हमारा है ना, कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर घूमा है, ये 36 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना? 36 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है ना? अच्छा, यहाँ पर देखो एक माइनर ग्रुप बनता है, एक मेजर ग्रुप बनता है, ठीक है ना। छोटा सा देखो, ये इसको बोलेंगे माइनर ग्रुप, खांच, माइनर ग्रुप। और ये थोड़ा सा बड़ा खांच है तो इसको क्या बोल दूंगा मैं, मेजर ग्रुप। क्या बोलूँगा? मेजर ग्रुप। यहाँ पास ना मैग्नीशियम आयन आकर के जुड़ता है, Mg2+ आकर के जुड़ता है, आकर जुड़ता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ये कौन बता रहे हैं? वाटसन एंड क्रिक। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ठीक है, समझ आएगी। अच्छा, इसमें और अभी कौन सा डाटा छूटा होगा हम लोगों का? यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? यही बनाना है ना तुम लोग को, वाटसन एंड क्रिक का मॉडल। यहाँ तक क्लियर है? अब इसको हम लोग ध्यान देना ना, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, डील करते जाएंगे एक एक करके, पॉइंट टू पॉइंट। क्लियर है? ठीक है, ये डायग्राम पहले बनाना जैसे बताया हूँ, एक बार रिवाइज करेंगे। अब क्या करेंगे, इसको रिवाइज करेंगे। यहाँ तक क्लियर है? ध्यान दो आप। चलो, सबसे पहला पॉइंट लिखूँ मैं, लिखते जाए, इधर लिख रहा हूँ ना मैं पॉइंट। क्लियर है? ध्यान दो, ध्यान दो जिधर। ठीक, सबसे पहला पॉइंट ध्यान दो। ठीक, सबसे पहला पॉइंट, ठीक है, ध्यान समझना। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल होता है। डीएनए जो रहता है, डीएनए 2 स्ट्रैंड से मिलकर बना रहता है। डीएनए 2 स्ट्रैंड से मिलकर बना होता है, मिलकर बना होता है, जो कि एक दूसरे के क्या होता है, प्रति समांतर, जो कि एक दूसरे के क्या होता है, प्रति समांतर, समानांतर होता है। प्रति समानांतर एंटी पैरेलल होता है। एंटी पैरेलल मतलब मान लो एक 5 प्राइम से क्या है 3 प्राइम, तो एक क्या होगा 3 प्राइम से 5 प्राइम। आया कि नहीं? ठीक है, यहाँ तक समझ आया? डीएनए 2 स्ट्रैंड से मिलकर बना होता है, जो कि एक दूसरे के प्रति समानांतर होता है। एक 5 प्राइम से 3 प्राइम, तो दूसरा क्या होता है 3 प्राइम से 5 प्राइम। पहला चीज ये बताना, ठीक है। अच्छा, दूसरा चीज क्या बताओगे? ये पहला पॉइंट क्लियर है कि नहीं सबको? एक 5 प्राइम से 3 प्राइम, दूसरा होता है 3 प्राइम से 5 प्राइम। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड की दिशा क्या होगा, दोनों का विपरीत। क्या होता है? विपरीत। देखो, एक 5 प्राइम से 3 आ रहा है तो उल्टा चलेगा ना एक, तो फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड की दिशा क्या होता है, विपरीत। ठीक है। अच्छा, इसमें लिख सकता हूं मैं, शुगर व नाइट्रोजनी क्षार के बीच कौन सा बॉन्ड पाया जाता है जी? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक, और क्या है जी आपका, शुगर और फास्फेट के बीच में कौन सा बॉन्ड? फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। क्या होता है? फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड उपस्थित होता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? क्या होता है? फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड उपस्थित होता है। अच्छा, प्यूरिन और पिरिमिडिन आपस में किससे जुड़े रहते हैं? पिरिमिडिन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? प्यूरिन व पिरिमिडिन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड रहता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। वही है ना प्यूरिन और पिरिमिडिन, एडेनिन थाइमिन। ठीक है, एक एडेनिन थाइमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है, और साइटोसिन ग्वानिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है। इतना लिख लेगा। क्लियर है? यहाँ तक समझ आ रहा है कि नहीं? अच्छा, उसके बाद ध्यान दो तो तीसरा तक क्लियर है कि नहीं? एडेनिन थाइमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से, ठीक है, और साइटोसिन ग्वानिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से, ट्रिपल बॉन्ड मत बोल देना, ठीक है ना। 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या होता है? जुड़ा हुआ होता है। आगे बढ़ जाऊँ मैं। अच्छा, उसके बाद ध्यान देना
क्या बताना कि ये जो हेलिक्स बनता है, ठीक है ना, ये जो हेलिक्स बनता है उसमें एक हेलिकल टर्न में कितने बेस पेयर होते हैं? 10 बेस पेयर उपस्थित होते हैं। 10 बेस पेयर क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। और इस हेलिकल टर्न का जो लंबाई है, कितना एंगस्ट्रॉम है? 34 एंगस्ट्रॉम। क्या है? 34 एंगस्ट्रॉम, या इसे क्या बोलते हैं? 3.4 नैनोमीटर है। क्या है? 3.4 नैनोमीटर। क्लियर है? तो दो बेस पेयर के बीच की दूरी कितना हो जाएगा बताया हूं मैं आप लोगों को? बीच की दूरी कितना हो जाएगा? 3.4 एंगस्ट्रॉम या 0.34 नैनोमीटर। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक समझ आया? अच्छा, हेलिकल टर्न का ये लंबाई हो गया। हेलिकल टर्न का चौड़ाई कितना होता है? चौड़ाई याद रखना है 20 एंगस्ट्रॉम होता है। कितना होता है? 20 एंगस्ट्रॉम। अच्छा, तुम लोग को एक चीज और बताना भूल गया, ठीक है, ये तो फास्फेट से फास्फेट तक का दूरी है ना, एक इधर का फास्फेट से एक फास्फेट इधर तक का। सुगर और सुगर के बीच का दूरी समझ आ रहा है? 11.1 एंगस्ट्रॉम। कितना होता है? 11.1 एंगस्ट्रॉम। 11.1 एंगस्ट्रॉम होता है। क्लियर है ना? ये एक फास्फेट से दूसरे फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड तक की दूरी है। मान लो मैं 11.1 बोल रहा हूँ, तो वो एक सुगर से दूसरे सुगर तक के बीच की क्या है? दूरी है। यहाँ तक समझ आया कि नहीं? कितना पॉइंट लिख लिए हम लोग टोटल? 3 पॉइंट। कितना लिख लिए? 3 पॉइंट। यहाँ तक समझ आया कि नहीं? आगे बढ़ जाऊँ, मिटा दूँ इसको मैं, इसी से ही आगे बढ़े आप। चलो ध्यान दो इधर, जल्दी जल्दी लिखो। हो गया? आगे बढ़े? ठीक, अब देखो ये तो हो गया, इसके बारे में डिटेल। प्यूरिन सदैव किसके साथ जुड़ता है बोला मैं? पायरिमिडिन के साथ। चौथा पॉइंट उसी को लिखना, चौथा पॉइंट लिखो। प्यूरिन सदैव किसके साथ जुड़ता है? पायरिमिडिन के साथ। प्यूरिन सदैव पायरिमिडिन के साथ जुड़ता है। पायरिमिडिन के साथ जुड़ता है। पायरिमिडिन के साथ जुड़ता है। किसके साथ जुड़ता है? पायरिमिडिन के साथ। जैसे कि क्या बताना? एडेनिन सदैव किसके साथ जुड़ेगा? थायमिन के साथ जुड़ता है। व साइटोसिन सदैव ग्वानिन के साथ जुड़ता है। ग्वानिन के साथ जुड़ता है। क्लियर है? अच्छा, इसमें याद रखना है एडेनिन की मात्रा बराबर होते हैं किसके? थायमिन की मात्रा के। और साइटोसिन की मात्रा बराबर होता है किसके? ग्वानिन की मात्रा के। यहाँ तक समझ आया कि नहीं? कितना पॉइंट लिख लिया हम लोग टोटल? 5 पॉइंट। कितना पॉइंट हो गया? आप 5 पॉइंट। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक समझ आया कि नहीं? आगे बढ़ जाऊँ क्या मैं? ये पूरा क्लियर है? आगे बढ़े नेक्स्ट। छठवां पॉइंट देखो, छठवां पॉइंट, ठीक है। 10 जोड़े होते हैं ये तो बता डाला हूँ। लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री होता है एक दूसरे के, ये भी बता चुका हूँ ना, ठीक है। ये लिख लो छठवां पॉइंट, जो सबसे ज़्यादा एमपी है बोला था, हॉल मार्क ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल। दोनों श्रृंखलाएं, ठीक है ना, दोनों श्रृंखलाएं, ठीक है, कैसे होती हैं? आपका हॉल मार्क का क्या बोला था जी? वर्ड क्या बोला था? ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग शो करता है। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग प्रदर्शित करता है। क्लियर है ना? ठीक, यहाँ तक क्लियर है? समझ आया कि नहीं? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। नेक्स्ट पॉइंट देखो, और क्या हो सकता है? 6 हो गया, 7वां। ठीक, देखो डीएनए का कितना स्ट्रैंड है? 2 स्ट्रैंड है। डीएनए का कितना स्ट्रैंड है? 2 स्ट्रैंड। दो में से कोई एक स्ट्रैंड जो रहेगा, ध्यान देना, 2 स्ट्रैंड है जी, ये देखो एक स्ट्रैंड ये दूसरा स्ट्रैंड है। एक 5 प्राइम से क्या है? 3 प्राइम है, तो एक 3 प्राइम से क्या है? 5 प्राइम। दोनों में से कोई एक श्रृंखला जो रहेगा, कोई भी एक श्रृंखला ना, मान लो किसका निर्माण कर रहा है? आरएनए का। किसका निर्माण कर रहा है? आरएनए का। ये डीएनए है, क्या है? डीएनए। जैसे ये 5 प्राइम से क्या है आपका? 3 प्राइम है। क्या है? 5 प्राइम से क्या है? 3 प्राइम। अब ये वाला श्रृंखला यदि किसका निर्माण कर रहा है? आरएनए का निर्माण कर रहा है। किसका निर्माण कर रहा है? आरएनए का। तो जो आरएनए का निर्माण करता है, जो श्रृंखला आरएनए का क्या करता है? निर्माण करता है, ठीक है ना, उसी को ही हम लोग बोलते हैं मास्टर स्ट्रैंड। क्या बोलते हैं?
मास्टर स्ट्रैंड, क्या बोलते हैं, मास्टर स्ट्रैंड। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? लिख दूं क्या इसको मैं? 7वां पॉइंट, डीएनए की दो श्रृंखलाओं में से, लिखो चलो, डीएनए की दो श्रृंखलाओं में से कोई एक स्ट्रैंड, ठीक है, डीएनए की दो श्रृंखला में से कोई एक श्रृंखला ही, कोई एक श्रृंखला ही किसका निर्माण करता है? एमआरएनए का निर्माण करता है, एमआरएनए का निर्माण करता है, एमआरएनए का क्या करता है? निर्माण, ठीक है। और जो श्रृंखला, ठीक है ना, जो श्रृंखला इस ये निर्माण कर रहे हैं ना, उस श्रृंखला को हम लोग क्या बोलते हैं? मास्टर स्ट्रैंड। क्या बोलते हैं? मास्टर स्ट्रैंड। क्या बोलते हैं? मास्टर स्ट्रैंड। या फिर उसी को बोलते हैं एंटीसेंस स्ट्रैंड, एंटीसेंस स्ट्रैंड। क्या बोलते हैं? मास्टर स्ट्रैंड, या तो एंटीसेंस स्ट्रैंड, या तो उसी का एक और नाम है टेम्पलेट स्ट्रैंड, टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्या बोलते हैं? टेम्पलेट स्ट्रैंड। या उसी का एक और नाम है नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। क्या बोलते हैं? नॉन कोडिंग स्ट्रैंड, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। कैसे याद रखोगे इसको? मटन करके याद रखना, MATAN, मास्टर स्ट्रैंड, एंटीसेंस स्ट्रैंड, टेम्पलेट स्ट्रैंड। समझ आ रहा है कि नहीं? नॉन कोडिंग स्ट्रैंड याद रख लेना, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। क्लियर है ना? ऐसे करके याद रखना, एक ही चीज़ है ना, MATN ऐसे, ठीक है। यहाँ तक समझ आया कि नहीं? और जो श्रृंखला भाग नहीं लेता, ठीक है ना, जो ट्रांसक्रिप्शन में भाग नहीं लेता, ठीक है, डीएनए से आरएनए का बनना क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। तो जो ट्रांसक्रिप्शन में भाग नहीं लेता, ठीक है ना, जो ट्रांसक्रिप्शन में भाग नहीं लेता, भाग नहीं लेता, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? चलो इसी का जस्ट उल्टा बोलो, नॉन कोडिंग को क्या बोलोगे? कोडिंग। क्या बोलोगे? कोडिंग, ठीक है। एंटीसेंस को क्या बोलोगे? सेंस स्ट्रैंड। और ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? कोडिंग स्ट्रैंड या सेंस स्ट्रैंड। क्या बोलेंगे? कोडिंग स्ट्रैंड या सेंस स्ट्रैंड। यहाँ तक क्लियर है? जो ट्रांसक्रिप्शन में भाग नहीं लेता। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? अच्छा, मान लो मैं डीएनए को टेम्परेचर दूँ, ये क्वेश्चन आता है, ये डीएनए है, डीएनए का स्ट्रक्चर है ये हमारा, ठीक है। इसके बीच में कौन सा बॉन्ड बना है? दोनों श्रृंखला के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड, वही तो दोनों न्यूक्लियोटाइड का दोनों श्रृंखला जोड़ के रखा है। मान लो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं? टेम्परेचर दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? टेम्परेचर। तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। और दोनों श्रृंखला क्या हो जाएगा? अलग। इसको बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए, डीनेचुरेशन, डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए। क्या बोलते हैं? डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ठीक है, डीएनए का विकृतीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डीएनए का विकृतीकरण। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, मान लो इसको फिर से सामान्य ताप में ला दो, गर्म किया था तो क्या हो गया था? अलग हो गया था, हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गया। मान लो फिर से सामान्य ताप में ला दूंगा तो सामान्य ताप पर फिर से क्या हो जाएगा? वो जुड़ जाएगा। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रीनेचुरेशन ऑफ डीएनए, रीनेचुरेशन ऑफ डीएनए। सामान्य ताप पर रखेंगे तो फिर से बन जाएगा सामान्य ताप पर। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ठीक है, ये पूरा भी कौन सा चल रहा है? थ्योरी डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। क्लियर है ना? समझ आया कि नहीं इतना? ठीक है, डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए और दूसरा क्या बोल दिया? रीनेचुरेशन ऑफ डीएनए। ज़्यादा टेम्परेचर दोगे तो टूट जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड, फिर से नॉर्मल टेम्परेचर पर लाओगे तो जुड़ जाएगा दोनों श्रृंखला। यहाँ तक क्लियर है? और क्या जानना है तुम लोग को इसके बारे में? ठीक है, बॉन्ड तो तुम लोग पढ़ चुके हो, ठीक है। अच्छा, ये कौन सा ध्यान देना, डीएनए में कौन सा आवेश होता है? बोलो मैं, ऋणावेश। क्या होता है? ऋणावेश। यहाँ तक क्लियर है? कौन सा आवेश होता है? ऋणावेश। थोड़ा सा डाटा याद करना है हम लोग को, थोड़ा सा डाटा। कौन कौन सा डाटा याद करना है? ध्यान दो, क्या डाटा याद करना है? ध्यान समझना। एनसीईआरटी क्या क्या बताया? बैक्टीरियोफेज का नाम बताया है। इस बैक्टीरियोफेज का नाम है बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज। इसका नाम है फाई 174। बैक्टीरियोफेज का नाम क्या है? फाई 174। ठीक है ना? इसमें 5386 न्यूक्लियोटाइड होता है। कितना न्यूक्लियोटाइड होता है? 5386। ये पहले याद रखना। बैक्टीरियोफेज फाई 174। बैक्टीरियोफेज का नाम क्या है? फाई 174। कितना न्यूक्लियोटाइड होता है? 5386। ये डाटा है, याद करना पड़ेगा भाई, ये समझने वाला चीज़ ही नहीं है, याद करने वाला चीज़ है ना।
कितना न्यूक्लियोटाइड होता है उसमें 5386। यहाँ तक हो गया। दूसरा याद रखना तुम लोग, एक बैक्टीरियोफेज होता है, ठीक है ना, ऐसी ये पहला बैक्टीरियोफेज हो गया। एक और बैक्टीरियोफेज सुनो जिसका नाम है क्या, लैम्डा। क्या नाम है, लैम्डा। इसमें 48,502 बेस पेयर होता है, क्षार युग्म जोड़ा है, जोड़ा 48,502। क्लियर है, मतलब 48,502 गुणित कितना करूंगा मैं, 2, तो क्या निकल जाएगा, बेस निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, बेस। बेस पेयर मतलब समझ रहे हो ना, ऐसा दो ठोक को मिला करके एक बोलते हैं। तो ऐसा कितना है, 48,502। यहाँ तक क्लियर है। किसमें है, लैम्डा बैक्टीरियोफेज में। किसमें, लैम्डा बैक्टीरियोफेज। दो ठोक हो गया वो उदाहरण। तीसरा, स्टीरिया कोलाई बहुत ज्यादा पढ़ते हैं। स्टीरिया कोलाई में है 4.6 गुणित 10 का घात 6 बेस पेयर। 4.6 गुणित 10 का घात 6, 4.6 गुणित 10 का घात 6 बेस पेयर है, जोड़ा है। 4.6 गुणित 10 का घात 6 याद करना ना, बार बार याद करना है तुम लोग को, ठीक है, याद करना। 5386 न्यूक्लियोटाइड है ये। फिर ये बेस पेयर, ये वाला भी बेस पेयर। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, उसके बाद ध्यान देना, तो मनुष्य का देखें अब, किसमें पढ़ते हैं, मनुष्य में। मनुष्य में देखो तो, मनुष्य में दो टाइप का सेल देखेंगे, एक अगुणित कोशिका और एक होता है कि आपका द्विगुणित कोशिका। क्या आता है, द्विगुणित कोशिका। अगुणित कोशिका में क्या आएगा, स्पर्म और ओवा। क्या आता है, स्पर्म और ओवा। 2n नहीं होता ना, n होता है ना, ये n। तो इसमें कितना पाया जाता है, ठीक है, और इसमें कितना पाया जाता है, क्लियर है ना। मतलब बॉडी सेल वगैरह है ये नॉर्मल, उसको 2n होता है। तो इसमें कितना आपका डीएनए का बेस पेयरिंग पाया जाता है, ध्यान दो। तो मनुष्य के द्विगुणित में 6.6 गुणित 10 का घात 9, 6.6 गुणित 10 का घात 9 बेस पेयर होता है, ठीक है। 6.6 गुणित 10 का घात 9 बेस पेयर, 6.6 गुणित 10 का घात 9 बेस पेयर, ठीक है ना। और इसमें आ जाता है 3.3 गुणित 10 का घात 9 बेस पेयर। जस्ट आधा कर देना, जस्ट आधा किए हो, 6.6 है ना, 3.3 गुणित 10 का घात 9 बेस पेयर होता है। क्लियर है कि नहीं, ये डाटा याद रखना, इससे क्वेश्चन बनाएंगे बहुत सारा भी। क्लियर है, यहाँ तक समझ आया कि नहीं। ये सब डाटा हो गया। तुमको इतना सारा में क्या याद रखना है, सब याद रखना है, ठीक है, सब याद रखना पड़ेगा। एनसीईआरटी का डाटा है, पूछता है डायरेक्ट। इस स्टीरिया कोलाई में कितना है, 4.6 गुणित 10 का घात 6, 3 3 9, 3.3 गुणित 10 का घात 9। इसका डबल कर देना, 6.6 गुणित 10 का घात 9। क्लियर है, याद हो गया। 5386 इसमें, इसमें बस को याद रखना पड़ेगा 48,502। सब बेस पेयर, बेस पेयर युग्म है, युग्म। और ये बस क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। 5386 क्या है, न्यूक्लियोटाइड। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, ठीक है। आगे बढ़ जाएं क्या, और कुछ बचा है क्या इसमें, नहीं है। यहाँ तक क्लियर हो गया। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल हो गया, उसका मेन जितना भी पॉइंट था उसको हम लोग क्या कर लिए, कवर कर लिए। अच्छा ध्यान देना, ये जो डीएनए रहता है ना, वो किसके साथ जुड़ता है, हिस्टोन प्रोटीन के साथ जुड़ता है। किसके साथ जुड़ता है, हिस्टोन प्रोटीन। ये डीएनए रहेगा, डीएनए किसके साथ जुड़ता है, हिस्टोन प्रोटीन। इसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे जब न्यूक्लियोसोमल मॉडल पढ़ाऊंगा ना, डीएनए का पैकेजिंग, तब। बस इतना याद रखना, डीएनए किसके साथ जुड़ता है, हिस्टोन प्रोटीन के साथ। किसके साथ, हिस्टोन प्रोटीन के साथ। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, और डीएनए को जोड़ने के लिए किसका जरूरत पड़ता है, मैग्नीशियम आयन का। किसका जरूरत पड़ता है, मैग्नीशियम का, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा क्या रखना है, डीएनए कैसा रहता है, ऋणावेशित होता है। कैसा होता है, ऋणावेशित होता है। कैसा होता है, ऋणावेशित। अच्छा ध्यान से समझना, ऐसा डीएनए जिसमें एटी बॉन्ड ज्यादा पाया जाता है उसको एटी टाइप डीएनए बोलेंगे। एटी टाइप डीएनए, ध्यान दो, जिसमें एडेनिन और थाइमिन ज्यादा पाया जाएगा, ठीक है ना, उसको क्या डीएनए बोलेंगे, एटी टाइप डीएनए। और जिसमें साइटोसिन और ग्वानिन का मात्रा क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, उसको क्या बोलेंगे, सीजी टाइप डीएनए। सीजी टाइप डीएनए, ठीक है ना। सीजी टाइप डीएनए मेनली कहाँ पाया जाता है, मैं बता रहा हूँ, प्रोकैरियोटिक जीवों में। मतलब कोई प्रोकैरियोटिक जीव रहता है, ध्यान दो, प्रोकैरियोटिक जीव जो रहता है ना, उसमें साइटोसिन और ग्वानिन का मात्रा क्या रहता है, ज्यादा रहता है। और जो भी यूकैरियोटिक जीव होता है उसमें किसका मात्रा ज्यादा होता है, एडेनिन और थाइमिन का। क्लियर है, किसका, एडेनिन और थाइमिन का। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक समझ आया कि नहीं। कितने टाइप का डीएनए हो सकता है, फिर से क्षारीय उगमक के आधार पर दो प्रकार का, एटी टाइप डीएनए और सीजी टाइप डीएनए। सीजी टाइप डीएनए किस में पाया जाता है, बोल रहा हूँ मैं तुम लोगों को, प्रोकैरियोटिक में। किस में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक में। अच्छा ध्यान दो, तो मान लो
AT है और ये क्या है C और G है। इनका अनुपात निकाल रहा हूँ, इसी को क्या बोलते हैं बोला था मैं, बेस रेशियो। क्या बोला था, बेस रेशियो, याद आया होगा। ठीक है, तो इन दोनों का जो मात्रा है, एडेनिन बराबर थायमिन का मात्रा, साइटोसिन बराबर ग्वानिन का मात्रा, इसका मान 1 तो नहीं आता बोला था मैं तुम लोगों को, याद आ रहा होगा। ठीक है, याद करो प्यूरिन और pyrimidine, प्यूरिन कौन कौन सा रहता है, एडेनिन और ग्वानिन Ag, और साइटोसिन और थायमिन बराबर होता है, ये देख इसके बराबर होता है। तो A+G/C+T, ये वाला जो रहता है ना कहानी, A+G और C+T, ये वाला एक होता है AgCT, प्यूरिन pyrimidine दोनों का मात्रा बराबर, तो ये बट्टे में आ गया, तो ये वाला क्या होता है, 1 आता है। कितना आता है, 1। लेकिन एडेनिन थायमिन साइटोसिन ग्वानिन दोनों का बराबर करूंगा तो मान कभी भी 1 नहीं आएगा। यदि इसका मान 1 से ज़्यादा आ रहा है, इसका मान क्या आ रहा है, 1 से ज़्यादा, तो साइटोसिन और ग्वानिन का मात्रा ज़्यादा होगा कि कम, कम होगा। ध्यान दो, या तो इसका मान 1 से ज़्यादा आएगा या तो क्या आएगा, 1 से कम आएगा। 1 से कम कब आएगा, देखो कोई चीज़ है ना, 5/5 कर रहा हूँ तो माना क्या आ जाता है, 1। मान लो मैं 5 कितना करूँगा, 4, तो 1 से ज़्यादा आएगा। मतलब यदि साइटोसिन और ग्वानिन का मात्रा क्या है, ज़्यादा, ध्यान दो जी क्या बताना चाह रहा हूँ, ध्यान से समझो, AT/CG, ठीक है, बराबर 1 नहीं आना चाहिए। दो कहानी है, 1 से ज़्यादा आ सकता है या तो 1 से कम आ सकता है। 1 कब आता है, ऐसा समझो कि इसका मात्रा 5 है, नीचे वाले का भी मात्रा 5 है, तो 1 है। ठीक है, 1 से ज़्यादा कब आएगा, ठीक है, यदि मैं नीचे वाले का मात्रा क्या कर दूं, कम, तो 4 1 कम 4, फिर दशमलव, फिर 2, 1 से ज़्यादा आ गया। मतलब जब इसका मात्रा, किसका, नीचे वाले का मात्रा क्या रहता है, क्या है, कम, क्या है, कम, कम रहता है, तो मान क्या आएगा, 1 से ज़्यादा। यानी कि नीचे का साइटोसिन व ग्वानिन का मात्रा क्या हो, जब ज़्यादा हो, सॉरी क्या हो जी, कम हो, मात्रा क्या हो, कम, तो मान क्या आएगा, 1 से ज़्यादा। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अब 1 से, ध्यान देना, साइटोसिन और ग्वानिन का मात्रा कम है तो मान क्या आएगा, 1 से ज़्यादा। मान 1 से कम कब आएगा, यदि मैं 5 क्या कर दूँ, इसको 6 कर दूँ, तो 0 फिर 6 नियम वाला कहानी चलेगा, सॉरी 6 नियम, 6 अट्ठे भी नहीं, 7 7 का 42, ठीक है, तो 0.7 ऐसा समथिंग आएगा। समझ आ रहा है कि नहीं। तो 1 से कम आ रहा है, वो कब आया, जब Cg का मात्रा क्या हो गया, ज़्यादा, जब Cg का मात्रा क्या था, मात्रा ज़्यादा था। कुछ कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, ध्यान समझो। एडेनिन थायमिन बटे साइटोसिन और ग्वानिन का मात्रा कभी भी 1 नहीं आता, ठीक है, या तो 1 से ज़्यादा आएगा या तो 1 से कम आएगा। 1 से ज़्यादा कब आएगा, जब साइटोसिन और ग्वानिन का मात्रा क्या हो, कम हो। साइटोसिन और ग्वानिन का मात्रा किस में कम रहता है, साइटोसिन और ग्वानिन का मात्रा किस में कम रहता है, AT टाइप में। किसमें रहता है, AT टाइप DNA में। आया समझ में कॉन्सेप्ट अब, ठीक है। और साइटोसिन और ग्वानिन का मात्रा किस में ज़्यादा रहता है, साइटोसिन और ग्वानिन का मात्रा किस में ज़्यादा रहेगा, CG टाइप में। किस में रहेगा, CG टाइप में। क्लियर है। और CG टाइप मतलब प्रोकैरियोटिक, क्या होता है, प्रोकैरियोटिक। आया समझ। अब मैं मस्त तुम लोग को एक ट्रिक बता रहा हूँ, आराम से याद हो जाएगा। छत्तीसगढ़ का आदमी है, निम्न श्रेणी से अभी ऊंचा की ओर जा रहा है। निम्न श्रेणी वाले जंतु कौन थे, प्रोकैरियोटिक थे, CG टाइप प्रोकैरियोटिक। और मान यदि निम्न श्रेणी वाले हैं तो 1 से क्या आएगा, कम आएगा। खत्म कहानी, इतना देर तक समझ रहे थे वो। क्लियर है। CG टाइप प्रोकैरियोटिक, मान क्या आएगा, रेशियो में 1 से कम आएगा। ये निष्कर्ष है, इतना सारा पढ़े ना, चोचलाबाजी इतना सारा, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे कैसे आता है, निष्कर्ष है, ये याद रखना है। DNA कितने टाइप का होगा, 2 टाइप का, एक तो CG टाइप का, एक तो AT टाइप का। ठीक है, AT टाइप किस में पाया जाता है, यूकैरियोटिक में। 1 से क्या आएगा, मान ज़्यादा, रेशियो यदि निकालूंगा ना उनका तो 1 से क्या आता है, ज़्यादा। क्लियर है। और इसका मान क्या आता है, कम। ये बस याद रखना, ये वाला पॉइंट, ठीक है। छत्तीसगढ़ ही प्रोकैरियोटिक, 1 से कम, ऐसे करके याद रख लेना। क्लियर है, यहाँ तक समझ आया कि नहीं। ठीक, 1 से क्या आता है, कम। सेम टू सेम उल्टा किसके लिए बोल दोगे, AT के लिए। किसके लिए बोल दोगे, AT के लिए। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, किसी कोई दिक्कत नहीं ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये हो गया है आपका डबल हेलिक्स मॉडल, पूरा पढ़ा चुका हूँ ना मैं, ठीक है। इसी को बनाना है आप लोगों को। उसके बाद हम लोगों को ध्यान देना ना, DNA जो रहता है कॉइलिंग की दिशा के आधार पर किधर कुंडलन करेगा, ऐसे करके कुंडलन कर रहा था, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं।
और एक तो कुंडलन का दिशा थोड़ा सा अलग हो सकता है, ऐसे वाला भी हो सकता है। समझ आ रही है? मैं अभी इस बेस्ड पर किया हूँ ना, ठीक है। तो कॉइलिंग की दिशा के आधार पर कि वो किस तरीके से कॉइल हुआ है डीएनए, ठीक है, उसके आधार पर ये कितने टाइप का डीएनए होता है आपका। मेनली कितने टाइप का डीएनए होता है? 2 टाइप का। कितने टाइप का होता है डीएनए? 2 टाइप का, ध्यान देना, ठीक है। कितने टाइप का डीएनए होता है? 2 टाइप का, ध्यान दो, ध्यान दो। कितने टाइप का होता है कॉइलिंग की दिशा के आधार पर? 2 टाइप का होता है, ठीक है। एक तो होता है राइट हैंडेड डीएनए और एक होता है लेफ्ट हैंडेड डीएनए। क्या होता है? लेफ्ट हैंडेड डीएनए। राइट हैंडेड डीएनए 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए और डी, ए बी सी डी, सीधा याद रखना। क्या? ए बी सी डी। कौन सा है? राइट। कौन सा है? राइट। और लेफ्ट हैंडेड डीएनए केवल जेड डीएनए। कौन सा डीएनए? जेड डीएनए। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? अच्छा, हम लोग जब पढ़े थे वाटसन क्रिक वाला मॉडल, तो हम लोग मेनली किसके बारे में पढ़े हैं? बी डीएनए। देखो 34 एंगस्ट्रॉम होता है, 10 जोड़ा होता है 3.4 एंगस्ट्रॉम, दूरी कितना होता है? 20 एंगस्ट्रॉम। बताया था मैं, क्लियर, पूरा क्लियर है कि नहीं ये, ठीक है। और जेड डीएनए देखो 45.6 एंगस्ट्रॉम होता है। समझ आ रहा है? 12 जोड़ा होता है उसमें, हम लोग 10 जोड़े वाला पढ़े हैं, ठीक है। और अधिकतर हम लोग बी डीएनए, अधिकतर जितने भी जीव हैं उनमें कौन सा डीएनए पाया जाता है? बी डीएनए। क्या पाया जाता है? बी डीएनए। क्लियर है कि नहीं? समझ आया कि नहीं? ठीक है। अच्छा, जेड डीएनए ध्यान देना, जेड डीएनए को क्यों बोलते हैं? जो इसका फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है ना, वो जिग जैग होता है। कैसा होता है? जिग जैग। रिच नामक वैज्ञानिक ने खोजा था, रिच नामक वैज्ञानिक ने। यहाँ तक क्लियर है? और बी डीएनए के बारे में किसने बताया है? आपके वाटसन व क्रिक ने, वाटसन व क्रिक। यहाँ तक क्लियर है? तो डीएनए कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का, एक राइट हैंडेड और दूसरा लेफ्ट हैंडेड। राइट हैंडेड कितने प्रकार का? 4। राइट हैंडेड कितने प्रकार का? 4। और लेफ्ट हैंडेड कितने प्रकार का? 1। जेड डीएनए ये याद रखना और बी डीएनए याद रखना, बस बात खत्म। क्लियर है? समझ आया कि नहीं? पेपर में आएगा बी डीएनए आएगा, वो पूरा रट डाले हो, और जेड डीएनए आएगा। क्लियर है? दोनों याद रखना। आगे बढ़ जाऊँ मैं? यहाँ तक क्लियर है कि नहीं सबको? ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग ध्यान देना, ध्यान समझना, हम लोग क्या पढ़ें कि मान लो कोई मनुष्य है, ठीक है। तो मनुष्य में कोशिका है, मनुष्य का सेल है, ठीक है। तो उसके में क्या पाया जाता है? नाभिक। और नाभिक के अंदर डीएनए कैसा है? ये इस तरीका रेखीय है। कैसा है? रेखीय है। यहाँ तक पढ़ते हो, ठीक है। लिनियर डीएनए पाया जाता है मनुष्य में। क्या पाया जाता है? लिनियर डीएनए। लेकिन हमारे ही बॉडी के अंदर क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है सेल में। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। और मान लो प्लांट होगा तो कौन सा सेल होगा उसमें? क्लोरोप्लास्ट। उसके सेल में क्या चीज़ होगा? कौन सा ऑर्गन होगा? क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो याद रखना है क्लोरोप्लास्ट होता है या फिर आपका माइटोकॉन्ड्रिया। उसमें जो डीएनए पाया जाता है वो कैसा डीएनए होता है? ऐसा सर्कुलर होता है। कैसा होता है? सर्कुलर, मतलब ऐसे गोल है और ऐसे, वो भी डबल स्टैंडर्ड ही है लेकिन सर्कुलर है। समझ आ रहा है नहीं? डबल स्टैंडर्ड तो है लेकिन कैसा है? सर्कुलर है, ठीक है। तो मनुष्य के अंदर कितने प्रकार का डीएनए है? चलो बताओ। 2 प्रकार का, एक लिनियर वाला भी है और एक सर्कुलर वाला है। सर्कुलर वाला किस में है? माइटोकॉन्ड्रिया में। किसमें है? माइटोकॉन्ड्रिया में। समझ आया? समझ आ रहा है कि नहीं? लेकिन हम लोग जब भी पढ़ेंगे तो किसके बारे में पढ़ेंगे? मेनली लिनियर डीएनए के बारे में, क्योंकि यही आनुवांशिक सूचना का क्या करता है? निर्धारण करता है। यहाँ तक क्लियर है? ये करेगा क्या? नहीं, ये इसको साइटोप्लाज्मिक बोल देते हैं, साइटोप्लाज्मिक डीएनए। बताएंगे बाद में कॉन्सेप्ट। जो फीमेल ओवा रहती है ना, फीमेल ओवा के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया रहता है, ठीक है। और मेल क्या देता है? आप लोगों को बताया था, सेंट्रियोल देता था और न्यूक्लियस देता था, ठीक है। दोनों का जन भागीदारी वाला कहानी चलता था, उसके फलस्वरूप विदलन होता था। याद आया? मियोसिस पढ़े थे तो रे, उसके फलस्वरूप बनता है। चलो, दिमाग में छपा कि नहीं? कितने टाइप का होता है बोलो मैं? 2 टाइप का। यहाँ तक क्लियर है? समझ आया कि नहीं? पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये हो गया डीएनए का डबल हेलिक्स का मॉडल। अब ध्यान दो, इसी में ही हम लोग क्या बात किए थे? चारगाफ का नियम। किसका नियम? चारगाफ का नियम। तो पेपर में आ जाएगा, क्या लिखना है? चारगाफ का नियम। देखो तो हेडिंग डालो, चारगाफ का नियम, ठीक है। मैं बताया था ना, 3 लोगों का निष्कर्ष को कौन लेकर चला है? वाटसन और क्रिक। पहला फ्रेडरिक मिक्सचर, दूसरा फ्रैंकलिन और विल्किंस, और तीसरा कौन था? चारगाफ। अब चारगाफ का नियम देखते हैं। एक बार वैसे पढ़ चुके हैं, बस हम लोग इसको लिख रहे हैं, ठीक है ना। इरविन चारगाफ नाम था पूरा नाम। सन 1950 में एक्सपेरिमेंट किया था। कौन से सन में? 1950 में। और अलग अलग, ध्यान समझना, अलग अलग जीवों से प्राप्त डीएनए में उपस्थित जितना भी यौगिक था उसका अध्ययन कर रहा था, क्षारकों का अध्ययन कर रहा था, ठीक है। डीएनए का स्ट्रक्चर लिया, ध्यान देना। वो क्या किया था? अलग अलग स्रोतों से डीएनए लिया और उनमें उपस्थित क्षारकों का अध्ययन कर रहा था। और क्षार का अध्ययन करके उसने क्या क्या निष्कर्ष निकाला? सबसे पहला निष्कर्ष क्या निकाला है कि डीएनए चाहे कोई भी कोशिका का हो, डीएनए चाहे कोई भी कोशिका का हो,
कोशिका का हो, ठीक है ना, डीएनए चाहे कोई भी कोशिका का हो, उसमें सदैव, ठीक है ना, ध्यान समझना, प्यूरिन का मात्रा बराबर होगा किसके, पायरिमिडीन के, किसके बराबर होगा, पायरिमिडीन के। प्यूरिन कौन कौन सा होता है डीएनए में बताओ तो, एडेनिन और थाइमिन, और पायरिमिडीन कौन सा होता है, एजी, सॉरी प्यूरिन कौन सा होता है, एडेनिन, एजी, हाँ एडेनिन और ग्वानिन, और ये क्या होता है पायरिमिडीन, साइटोसिन और थाइमिन, क्या होता है, साइटोसिन और थाइमिन, मतलब A + G = C+T। पहला चीज ये नियम दिया है, जितना प्यूरिन होता है टोटल प्यूरिन = टोटल पायरिमिडीन। यहाँ तक क्लियर है, कोई भी जी का डीएनए उठाना, उसमें जितना प्यूरिन रहेगा उतना ही क्या रहेगा, पायरिमिडीन। चलो देखो, तो A + G / C+T = क्या आ जाएगा, 1, ये पहला हो गया फॉर्मूला। A + G / C+T = ऑलवेज 1, क्या होगा, ऑलवेज 1। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, पहला नियम ये हो गया। दूसरा देखो, एडेनिन की मात्रा बराबर होगा किसका, थाइमिन की मात्रा के। एडेनिन की मात्रा सदैव बराबर होगी किसकी, थाइमिन की मात्रा, मतलब जितना एडेनिन रहेगा उतना ही क्या रहेगा, थाइमिन, मतलब A/T = ऑलवेज 1। समझ आया। अच्छा, तीसरा पॉइंट लिख सकते हो कि साइटोसिन की मात्रा किसके बराबर होगा, ग्वानिन की, ग्वानिन की मात्रा के, मतलब C/G, ध्यान दो C बराबर G है, तो C/G = ऑलवेज क्या आएगा, 1, क्या आएगा, 1। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक क्लियर है, समझ आया कि नहीं। तो ये कितना नियम हो गया, 3 नियम, किसका, चारगाफ का, किसका नियम, चारगाफ का। अच्छा, एडेनिन और थाइमिन, अब देखो ये अलग है ना, A + T / C+G, याद आया, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्षार अनुपात, क्या बोलते हैं, क्षार अनुपात, बेस रेशियो, क्या बोलते हैं, बेस रेशियो। ये अलग अलग जीवों का क्या आता है, अलग अलग आता है, ये अलग चीज है और ये अलग चीज है। Ag/Ct = 1 है, लेकिन Ag, ध्यान दें, AT/Cg, AT/Cg इज नॉट इक्वल टू 1। मैं क्या बताया था, ठीक है, AT, ठीक है ना, 2 टाइप का होता है, CG टाइप डीएनए होता है, किसका होता है CG टाइप डीएनए, प्रोकैरियोटिक का, किसका होता है, प्रोकैरियोटिक का। इसका बेस रेशियो का मान क्या आता है, 1 से कम आता है, क्या आता है, 1 से कम। और एक होता है क्या, AT टाइप डीएनए, AT टाइप डीएनए, और ये किसका होता है बोला था, यूकैरियोटिक का, और बेस रेशियो का इसका मान क्या आता है, 1 से ज़्यादा आता है, क्या आता है, 1 से ज़्यादा। आया नहीं समझ में। ये इतना सारा नियम किसने दे दिया था, चारगाफ ने। किसने नियम दिया था, चारगाफ ने। याद आया कि नहीं, बस वही बोला है, प्यूरिन का मात्रा पायरिमिडीन के, एडेनिन का मात्रा थाइमिन के बराबर, साइटोसिन का मात्रा ग्वानिन के बराबर, और ये वाला भी रेशियो बताया, ठीक है ना, कि ये वाला ये है 1 और ये वाला बराबर नहीं होता है 1, A + G / C+T। गलती कर दोगे तुम लोग, इस कारण बार बार बता रहा हूँ इसको, करीब 7 से 8 बार हो गया क्या, ये किसका नियम हो गया, आपका चारगाफ का नियम। अब इससे रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन करते हैं, क्लियर है, चारगाफ के नियम से रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ध्यान दो, जैसे कि ध्यान देना ना, एक डीएनए है जिसमें 500 क्षार युग्म है, क्षार युग्म मतलब बेस पेयर है, ठीक है, बेस पेयर है, तो और उसमें ग्वानोसिन की मात्रा कितना है, 400 है, ग्वानोसिन कितना है, 400 है, ठीक है। तो निम्न का मात्रा बताइए, निम्न का मान बताइए, या निम्न ज्ञात कीजिए, कुछ भी आएगा, ठीक है, ध्यान से समझना क्वेश्चन, ठीक है। उसमें पूछ रहा है एडेनिन का मात्रा कितना होगा, दूसरा पूछ रहा है उसमें परसेंटेज बताओ टी का, परसेंटेज ऑफ टी, तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड कितना होगा उसमें, हाइड्रोजन बॉन्ड कितना होगा। मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा, सब प्रकार का क्वेश्चन बन जाएगा, क्लियर है। हाइड्रोजन बॉन्ड कितना होगा ये पूछ रहा है। अच्छा, उसमें टोटल नाइट्रोजनी बेस कितने हैं, नाइट्रोजन क्षारक का संख्या कितना है, इसको पूछ रहा है। अच्छा, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड की संख्या कितना है, फास्फोडाइएस्टर बंध की संख्या कितना है, टर बंध की संख्या पूछ रहा है, ठीक है ना। ध्यान दो, आप 500 बेस पेयर है, ठीक है, उसमें ग्वानोसिन कितना है, 400 है बोल रहा है, कितना है बोल रहा है, 400। ध्यान दो, 500 बेस पेयर है, जोड़ा है, मतलब कितना है टोटल क्षारक, 500 × 2, कितना क्षारक है, 1000 क्षारक है, कितना क्षारक है, 1000। पहला नाइट्रोजनी बेस कितना है, 1000। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया,
क्लियर है। अच्छा तुम लोगों को क्या बोला है, ग्वानोसिन कितना है 400, चूंकि ग्वानोसिन बराबर कितना है 400, जितना ग्वानोसिन रहेगा उतना ही क्या रहेगा साइटोसिन रहेगा। क्या रहेगा साइटोसिन, किसका नियम से, चारगाव के नियम से। तो साइटोसिन भी बराबर क्या होगा 400। क्लियर है। तो साइटोसिन प्लस ग्वानोसिन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 800 आ गया। कितना हो गया 800, यहाँ तक क्लियर है। तो एडेनिन व थाइमिन कितना होगा, टोटल 1000 है ना, 1000 माइनस कितना करूंगा मैं 800, कितना आ जाएगा 200। कितना आ जाएगा 200। अब तुम लोगों को पता है जितना एडेनिन होता है उतना थाइमिन होता है, तो दोनों को बराबर बांट दो। तो एडेनिन का मात्रा कितना आ गया 100 और थाइमिन का मात्रा भी कितना आ गया 100। तो एडेनिन का मात्रा कितना बोल दिया, ये कितना आ गया एडेनिन का मात्रा बताओ तो 100 आ गया। अच्छा परसेंटेज ऑफ टी बोल रहे हैं, थाइमिन का परसेंटेज बोल रहे हैं। थाइमिन का मात्रा 100 आया है और कितने में से 1000 में से, तो परसेंटेज निकालते हो तो 100 1000 गुणित 100 कट गया जी, ये देख कट गया। तो कितना आ जाएगा 10%, कितना परसेंट आएगा 10%। तो परसेंटेज ऑफ टी कितना आ गया आपका 10%। समझ आ रहा है नहीं, कितना आ गया 10%। हाइड्रोजन बॉन्ड बताओ बोल रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड गिनो। साइटोसिन और ग्वानिन है, साइटोसिन और ग्वानिन है, ठीक है, और एडेनिन और थाइमिन है। साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में कितना बॉन्ड बनता है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। कितना है ये 400, 400 जी। तो 400 गुणित कितना करूंगा मैं 3। क्लियर है, 4 तिया 1200, 1200 हाइड्रोजन बॉन्ड हुआ। अच्छा एडेनिन और थाइमिन के बीच में कितना हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है 2। एडेनिन कितना है 100, तो 100 गुणित कितना करूंगा मैं 200, तो कितना आ जाएगा 200। तो टोटल हाइड्रोजन बॉन्ड बताओ तो 1200 प्लस 200 कितना आ जाएगा 1400। आ रहा है क्वेश्चन समझ कैसे आता है। तो टोटल हाइड्रोजन बॉन्ड की संख्या हमारे पास कितना हो गया 1400। कितना हो गया 1400, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अच्छा कितना क्षार युग्म बोला है 500 क्षार युग्म, कितना 500। तो ध्यान देना एक क्षार युग्म, ध्यान देना ना क्षार युग्म बोला है ना 500 क्षार युग्म। तो 1 2 3 4 5 ऐसे करके बने हैं। 2 क्षार युग्म के बीच में एक फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो यहाँ पास कितना है 500, तो कितना फास्फोडाइएस्टर 499। एक कम बस करना ना, अरे 2 ठोक रहता है तो 1 बनता है, 3 रहेगा तो 2 बनेगा, 4 रहेगा तो 3 बनेगा, 5 रहेगा तो 4 बनेगा, एक कम करना पड़ेगा ना। ये देखने का, देखो ध्यान दो ध्यान दो, शुगर है, नाइट्रोजनी क्षारक है, कुछ भी एडेनिन ग्वानिन जो भी है, ये देख फिर से इसके बीच में बॉन्ड बना होगा थाइमिन और ये फिर से शुगर। अब यहाँ पास ध्यान दो, ध्यान से समझो, ठीक है। यहाँ पास क्या है फास्फेट है, क्या है फास्फेट, ये फिर क्या है आपका शुगर, ये एडेनिन थाइमिन। अब देखो 500 बेस पेयर है बोला है, तो 500 तो इधर होगा और 500 इधर होगा। ध्यान से समझने का कोशिश करो, 500 इधर होगा और 500 इधर होगा। एक न्यूक्लियोटाइड चेन ये है और एक न्यूक्लियोटाइड चेन ये है। तो ये 500 न्यूक्लियोटाइड में कितना 2 के बीच में 1 बन रहा है, इतना टोटल कितना है ये 500। तो एक कम करूँगा तो कितना आएगा 499। कितना आया 499। ऐसे इधर भी तो होगा, तो कितना होगा 499। समझ आ रहा है कि नहीं, क्लियर है। मतलब टोटल 1000 में से कितना घटा दिए 2, तो कितना आ जाएगा 998। तो फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड कितना है 998। आ रहा है समझ कैसा टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। इतना कॉम्प्लिकेटेड तुमको नहीं पूछेगा, तुम लोगों को ये टाइम पास पूछता है, ठीक है। इसका मात्रा क्या होगा, इसका मात्रा क्या होगा, लेकिन ऐसा टाइप के क्वेश्चन के लिए तैयार रहना हमेशा। क्लियर है कि नहीं, ये समझ आया कि नहीं। आगे बढ़ जाऊँ क्या, एक क्वेश्चन और करें, ठीक है 998। ठीक नेक्स्ट देखो। अच्छा फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड का संख्या 998 है ना, फास्फोडाइएस्टर का बॉन्ड का संख्या कितना है 998, ठीक है। फास्फोएस्टर बॉन्ड बोल दूंगा तो, फास्फोएस्टर बॉन्ड बोल दूंगा तो 998 गुणित 2 भस कर देना, 998 गुणित क्या कर देना 2, तो फास्फोएस्टर बॉन्ड आता है। क्लियर है ना, दिमाग में छाप लेना ना, ये इस टाइप का क्वेश्चन। आगे बढ़े, ठीक है। एक क्वेश्चन तुम लोग करोगे क्या, ठीक है, एक क्वेश्चन एक आध क्वेश्चन देखते हैं। यदि ग्वानिन का, ठीक है ना, यदि ग्वानिन कितना परसेंटेज हो आपका 30% हो, कितना परसेंट हो 30% हो, तो थाइमिन का परसेंटेज बताइए। चलो बताओ, ठीक है। ग्वानिन यदि 30% है तो थाइमिन का परसेंट बताओ, बनाओ। चलो चलो चलो, जितना ग्वानिन होता है उतना क्या होता है साइटोसिन। तो ध्यान दो, ग्वानिन का मात्रा बराबर साइटोसिन का मात्रा। तो ग्वानिन यदि 30% दिया है तो साइटोसिन भी कितना होगा 30%।
यहाँ तक क्लियर है। अब साइटोसिन प्लस ग्वानिन का मात्रा तो मेरे को पता चल गया, 30 और 30 कितना हो गया, 60 हो गया। परसेंटेज कितना रहता है टोटल, 100, तो 100 माइनस क्या करूँगा मैं, 60, तो कितना आ जाएगा, 40% आया। ये 40% एडेनिन और थाइमिन का मात्रा है। अब हमको पता है एडेनिन बराबर होता है किसके मात्रा के, थाइमिन के, तो एडेनिन का कितना परसेंटेज आ जाएगा, 20, और थाइमिन का भी कितना परसेंट आ जाएगा, 20% यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, 20% आ जाएगा, कितना आएगा, 20% आया कि नहीं समझ में, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। यहाँ तक क्लियर है, समझ आ गया चारगाफ का रूल, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ जाए, क्या और कोई क्वेश्चन है क्या, नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल था, चारगाफ का रूल था, इन सबको पूरी तरीके से क्या कर लिया, कंप्लीट। अब जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ डीएनए के बारे में, तो मिलेंगे आप नेक्स्ट क्लास में।